नमस्कार दोस्तों। एक और बहुत बड़ा खुलासा जिसके बारे में बात करने के लिए दोबारा से मिले हैं। और जियो पॉलिटिक्स में हम हमेशा बोलते हैं कि डॉट्स को जब जोड़ते हैं तो एक पिक्चर समझ आती है कि क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि जो अमेरिका है वो कभी भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश भारत के करीब आए। वो बांग्लादेश को यूज करना चाहता था, उसके जो बेसिस हैं उसे वो यूज करना चाहता है चाइना के खिलाफ। लेकिन चाइना भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश भारत के करीब आए और कहीं यूएसए का मौका मिल जाए बांग्लादेश को यूज करने के लिए। इसलिए कई बार कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अमेरिका और चाइना कहीं दोनों ने मिलकर आपस में बैकडोर में मिलकर ये सारी बातें करी हैं कि बांग्लादेश में एक विनिंग गवर्नमेंट, एक जीती हुई गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए। सबके ऊपर बड़ी डिटेल में आज बात करेंगे। थोड़ा सा अजीब लगेगा, सेंसेशनल लगेगा, बट डॉट्स को जोड़ेंगे तो पिक्चर समझ आएगी। संजीव जी दोबारा से जुड़े हैं हमारे साथ। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 3-4 महीने के लिए रह गया है, एंटनी ब्लिंकन, आपको याद है थोड़े दिन पहले ये चाइना आया था, गिड़गिड़ा रहा था। मीटिंग करने का टाइम शी जिनपिंग ने नहीं दिया था, उनकी टीम ने भी नहीं दिया, तो भी लटकता पटकता यहाँ पर किसी बस में बैठकर चाइना आ गया। उसके बाद इनकी जो ट्रेजरी की लेडी है वो भी पहुंची। वो भी झुक झुक कर बातें बोल रही थी और उनको बोल रही थी, माई बाप हमें बचा लो, हमारी कंट्री की वाट लगने वाली है। यानी कि अमेरिका प्लीड कर रहा था चाइना के सामने। सर, इन्होंने वहां पर जाकर, आपको लगता है कि सिर्फ छोले भटूरे खाए थे या कोई और भी डीप बातें करी होंगी बांग्लादेश और भारत को लेकर, जिसका खुलासा आप करने वाले हैं आज? सुमित जी, ये जो एंथनी ब्लिंकन का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उनका चाइना में जो विजिट हुआ था और वहां पे प्रेसिडेंट जी के साथ इनकी मीटिंग भी हुई थी, उनकी और टीम के साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी और यूएस ट्रेजरी की जो महिला थी वो भी साथ में गई थी। तो उनके आपस में जो मीटिंग हुई थी उनमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था दुनिया को, प्रेस में जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि हम अपने बिजनेस टाइज को फिर से ठीक करने जा रहे हैं। हमारे अंदर जो खींचातानी चल रही है उसको हम आयरन आउट करेंगे और साथ में आगे हम अपने जो बिजनेस है वो आपस में फिर से बढ़ चढ़ के करेंगे। बट ये स्टेटमेंट बड़ा हैरानी हैरानी वाला स्टेटमेंट था सुमित जी, क्योंकि क्या हुआ कि यूएसए ने चाइना को पूरी तरीके से पहले ब्लेम कर रखा था ये कोविड वायरस के लिए कि भाई ये जो वायरस है आपके यहाँ से पैदा हुआ है और ये दुनिया फैला है और मैं इसका सबक आपको सिखा के रहूंगा। तो जोन सी कंट्री दूसरी कंट्री को ब्लेम कर रही है कि उसकी वजह से ये दुनिया में इतनी ज्यादा वायरस फैला है या इतनी हत्या हुई है या लोग मरे हैं, उसको सबक सिखाने की बात कर रहा था। आज वो उनके सामने बैठ के बिजनेस डील की बात कर रहा है, अपने डिफरेंसेस को आयरन आउट करने की बात कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज ना कुछ गले के नीचे उतरी ही नहीं, मतलब हजम नहीं हो रही थी कि ये बात कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट अब जैसे जो डॉट्स अब पीछे से जुड़ रहे हैं, कुछ बातें निकल के आ रही हैं हमारे सूत्रों के द्वारा, तो हमें ये चीज समझ आ रही है कि उस दिन वहां पे जो मीटिंग हुई थी वो जो हिंदुस्तान में एक कहावत है जो हिंदी के अंदर की दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दो दुश्मन बैठ के आपस में मिलके एक तीसरे दोस्त को मतलब दो दुश्मन मिलके आपस में दोस्ती दिखा रहे थे किसी और पे एक्शन लेने के लिए। वो एक्शन किस पे लेना चाह रहे थे? तो उसमें उसमें दो लोगों पे उनको एक्शन लेना तय हुआ था कि सबसे पहले इंडिया में नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरीके से तीसरा टर्म रिपीट ना करने दो, उनको फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। दूसरा, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए दूसरे टर्म के लिए। उसके पीछे वजह क्या है, वो उनकी सोच ऐसी क्यों रही? क्यों वो ये मानते थे कि अगर नरेंद्र मोदी अगर इंडिया के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तीसरी बारी और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के फिर से प्रेसिडेंट बन जाएंगे दूसरी बारी, तो ये दोनों शख्सियत इस तरीके की है कि दुनिया के ग्लोब के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी कंट्रीज हैं, मगर ये दोनों इस तरीके के इंसान हैं जो सबसे पहले अपनी कंट्री को अहमियत देंगे। जैसे इंडिया फर्स्ट की बात होगी, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये लोग अपने अपने आप में ऐसी शख्सियत हैं जो अपने देश को पहले संभालेंगे और जितना भी लिबरांडो का इकोसिस्टम है, जितना लेफ्टिस्ट का इकोसिस्टम है, जितना ही मुसलमानों का इकोसिस्टम है, जितना भी आपका जो डीप स्टेट है, इसको दूसरे देशों में जो पल रही है, जिसका पैसा दुनिया की इकोनॉमी को गिराने उठाने में लगे रहते हैं, लोग अपना खेल खेलते रहते हैं, तो उसको 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 किसी न किसी से डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत ये लोग रखते हैं और इनकी दुकानदारी बंद करने की ताकत भी ये लोग रखते हैं। तो ये नहीं चाहते थे कि इनकी दुकानदारी बंद हो जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा इसमें पावर इन्वॉल्व होती है। तो जिसको पावर की और पैसे की आदत लग जाती है वर्ल्ड लेवल पे खेलने की,
वो कभी भी अपने इकोसिस्टम को उसके अपने हाथों से जाते हुए नहीं देखना चाहता। कुछ इसी तरीके से फैसला हुआ है आपस में यूएसए का और चाइना का अंदर ही अंदर, कि हम एक पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोनों लोग फिर से ना प्राइम मिनिस्टर बन पाए ना ही प्रेसिडेंट बन पाए। मगर इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, इलेक्शन से पहले सुमीत जी आप देखिए कि कितने बुरी तरीके से इन लोगों ने इंडिया के इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करा था। जितनी भी वेस्टर्न लॉबी थी, चाइनीज लॉबी थी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पे इलेक्शन में इंटरफेयर करने के लिए। मगर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश करी, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए कि जो कि अपना में कोई मुद्दे नहीं थे, मगर फिर भी उनको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश करा गया, कितना झूठ फैलाया गया, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, कितनी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई पूरे इंडिया के अंदर। तो मगर उनका उससे थोड़ा सा असर जरूर हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट को अब की बार थोड़ी सी कम सीटें मिली, मगर वो इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोक पाए। और ये इनकी बहुत बड़ी हार थी अंदर ही अंदर। और से इनसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को भी मारने की कोशिश करी, उनकी गोली उनके कान को छू के निकल गई, वो बच गए। वो पहले से ज्यादा पावरफुल बन के सामने आ रहे हैं और वो उनके साथ सिंपैथी वे भी उनके साथ जुड़ गया। अब उनको ये भी नहीं समझ पा रही कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को कम कैसे करा जाए। और जैसे मैंने एक बार प्रेडिक्ट भी करा था कि आने वाले इलेक्शन जो यूएसए के में होंगे नवंबर में, वो शायद यूएसए की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खून खराबे वाले इलेक्शन होंगे, सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले इलेक्शन होंगे, सबसे ज्यादा आर्जनी वाले इलेक्शन होंगे, सबसे ज्यादा रॉटिंग वाले इलेक्शन होंगे। तो क्योंकि ये जो लिब्रांडो है, जो डीप स्टेट है, ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी तरीके से कि उसको रोकने के लिए, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अब जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आ गई तो इनका पिछले कई सालों से सुमीत जी अंदर ही अंदर ये सिस्टम भी चल रहा था कि इंडिया के आसपास के जितने देश है उनको वीक करा जाए, उनके अंदर वीक गवर्नमेंट लाई जाए। तो उसमें उसमें ये अफगानिस्तान में ऐसा करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान में ऐसा करने में कामयाब हो गए, म्यांमार में ऐसा करने से कामयाब हो गए, काफी हद तक नेपाल में भी करने में कामयाब हो गए, मालदीव में भी करने में कामयाब हो गए। और इसी कड़ी में जो आखिरी शिकार था वो था बांग्लादेश का, जिसको उन्होंने कल परसों शिकार कर लिया उसका भी। तो अब बांग्लादेश का जब शिकार करने में कामयाब हो गए, दैट मीन्स इंडिया के जो चारों तरफ जितने भी नेबर्स हैं सबके सब डिस्टर्ब है, सबके सब चाइना या अमेरिका के लोन के बोझ के तले दबे हुए हैं। और वो उनकी बात उनको मानना मजबूरी है। अब किसी किसी कंट्री का फायदा तो चाइना उठाएगा, किसी कंट्री का फायदा अमेरिका उठाएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि इन देशों के जरिए इंडिया के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। जो मिशनरीज हैं, जो आतंकवादी हैं, जो बॉर्डर पे गड़बड़ी फैलाते हैं, वहां की पॉपुलेशन इंडिया में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम मुसलमान बांग्लादेश से निकल के इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। ये जो गड़बड़ी फैली है तो उससे डेमोग्राफी कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि ऐसी भी बात सुनने में आई है कि इनका जो असली मंसूबा है वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए, जिसमें आसाम और वेस्ट बंगाल को बीच में मिलाने की बात कर रही है। तो वो सर बिना डेमोग्राफी चेंज होने से तो बगैर तो काम हो नहीं सकता ना सुमीत जी। तो उसके लिए भी पूरी पूरी तैयारी ये करके बैठे हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी लिब्रांडो हैं, जितने भी डीप स्टेट से लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं या लेफ्टिस्ट हैं या मुसलमान संगठन है या वो, उन सबको भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर जैसी बांग्लादेश में गड़बड़ी फैलाई गई है वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट अब इस सिचुएशन को संभालने में असमर्थ है। तो इस गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए और दबाव डाला जाएगा कि मोदी जी पे आप रिजाइन कर जाइए और आप इस सीट पे बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि आप तानाशाह हैं, आप डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को चलाने के लायक नहीं है। तो वही जो टूल किट हिंदुस्तान की बाकी कंट्रीज में इस्तेमाल करी, आसपास के जो देशों में इस्तेमाल करी गई है, वही टूल किट अब इंडिया को भी इस्तेमाल करने का टाइम आ गया इनका। और उसके उसके हमें सिग्नल्स भी सामने आने शुरू हो गए हैं कि लिब्राडो गैंग जो है, जो उनके प्रेस वाले हैं, वो उन्होंने उसके बारे में बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दिया। जो बांग्लादेश में हुआ सही हुआ, गलत उसमें कुछ भी नहीं था। और शायद इंडिया में भी ये काम होना चाहिए। मोदी जैसे फैशिस्ट गवर्नमेंट या तानाशाही गवर्नमेंट को हिलाने का टाइम आ गया, हटाने का टाइम आ गया। हाँ जी, ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, ये सारे लिबरल गैंग वाले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो हुआ है उसको सही ठहराया है, ना कि आर्मी द्वारा हटाई गई गवर्नमेंट को उन्होंने गलत ठहराया है। तो इस टाइप का सिस्टम जर्नलिज्म जो है वो इंडिया के अंदर अब शुरुआत हो गई। ये सिर्फ शुरुआत है, पहले तक माहौल बनाया जाएगा, फिर जो जमीन पे उतर के जो खेल खेलना है वो खेला जाएगा। तो आने वाले दिन इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाले। जो भी चाइना और अमेरिका के बीच में अंदर ही अंदर जो पैक्ट हुआ है वो अब उसको जमीनी हकीकत में उतारने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। सर लेकिन एक खबर जो और थी, जैसे हमने देख लिया कि लिब्रांडो जो कर रहे हैं, एक खबर और थी जो यूएसए में जो ये एंथनी ब्लिंकन गए हैं अमेरिका में, चाइना में, ये वहां पे जाकर इन्होंने चाइना को बोला है कि आप पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को
आप इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो बांग्लादेश में जाकर अनरेस्ट करवाएं और शेख हसीना की गवर्नमेंट को या तो बनने ना दिया जाए, और अगर वो बन गई है तो उसे घेरने के लिए आप सहयोग दीजिए। और जो ऑपोजिशन की लीडर है उसके तो घनिष्ठ संबंध रहे हैं आईएसआई के साथ, और इनकी मीटिंग्स भी लंदन में अरेंज कराई गई और कोशिश करी गई कि जो मिलिट्री है वहां पे वो टेक ओवर कर रहे। सर, इतनी डीप प्लानिंग यूएसए और चाइना ने करी है। आपको नहीं लगता ये दोनों इकट्ठे मिलकर भारत में मोदी की गवर्नमेंट को गिराकर पप्पू जैसे को किसी को बैठाने की कोई कोशिश करेंगे? जो कि मुझे लगता है होगा नहीं। ये मोदी जी हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं जो राष्ट्रवादी हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मंसूबे दिखाई देने शुरू हो गए हमें। सुमित जी, मेरे हिसाब से तो पूरी तरह एक्सपोज्ड है। पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि क्या खेल खेलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और ये अंदर ही अंदर दुनिया को दिखाते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन है, मगर शायद अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। और स्पेसिफिक टास्क के लिए मिले हुए हैं, हर चीज में तो नहीं मिले हुए वो। मगर ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं सिलेक्ट होती है अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, और इन्हीं की पार्टी के जो कमला हैरिस है वो प्रेसिडेंट बन जाती है किसी भी तरीके से, तो अमेरिका और चाइना के अंदर संबंध उसके बाद और सुधरने शुरू हो जाएंगे। जैसे पूरे अमेरिका के कई सारे इंटरेस्ट चाइना के अंदर थे और चाइना के कई सारे इंटरेस्ट अमेरिका के अंदर थे, तो बैक चैनल में डिप्लोमेसी के थ्रू उसको फिर से धीरे ठीक करा जाएगा और एक दूसरे की इकोनॉमीज को सपोर्ट भी करा जाएगा। मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं फिर से प्रेसिडेंट बनके, तो वो चाइना के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे, वो उस पर रुकावट लगा देंगे कि अगर ट्रेड होगा दोनों तरफ से बराबर का होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे या और रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे उनके सामान, चाइना के सामान को अमेरिका में एंट्री करने से। तो वो कहेंगे अगर हमारी मार्केट अगर तुम्हें पूरी चाहिए तो तुम्हारी मार्केट भी हमें पूरी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी उस तरीके से बात करता है, मोदी जी भी उस तरीके से बात करते हैं। पिछले दिनों में जब यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, या ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, उसमें इंडिया ने भी खुल के बोला कि ये मेरा क्या फायदा हो रहा है तुम्हारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का, मुझे मेरा फायदा पहले बताओ। आपका तो फायदा हो रहा है इंडिया की मार्केट मिलने के बाद में। तो ये चीज उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती सुमित जी। वो लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे डिक्टेट कर सकता है हमें, ये तो हमारे नीचे गुलाम बन के रहा है। वो आज कॉलोनियल माइंडसेट से अभी तक वो लोग बाहर नहीं निकले। तो वो इंडिया की जो मोदी जी की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है, वो उसको कहीं ना कहीं पे उनको मोदी जी को हटा के एक वीक गवर्नमेंट इंस्टॉल करके यहाँ की मार्केट का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे कहीं ना कहीं पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने चाइना के साथ एक सीक्रेट डील कर रखी थी, आज तक वो डील सामने नहीं आई। मगर उस डील के अंदर आप देख लीजिए, जितने टाइम भी कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री को उभरने का मौका नहीं दिएगा। यहाँ तक कि यहाँ के दिए मोमबत्ती तक वहां से बन के आने शुरू हो गए थे चाइना से। दिवाली तो सर, दिवाली की जितनी मूर्तियां हैं, छतरी हैं, चप्पल हैं, मतलब आप सोचिए कि कोई चीज ऐसी छूटी नहीं जहां से चाइना से बन के नहीं आ रही थी। और इंडिया की टोटल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया था। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडिया का जो जिन लोगों में शौक है होता है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, वो लोग भी धीरे धीरे करके वहां से ट्रेडर बन गए थे, चाइना से सामान लगा के उन लाके उन्होंने यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। तो इंडिया वॉज बिकमिंग अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स रादर देन द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। ये तो मोदी जी ने आके ब्रेक लगाई है। अब उन्होंने थोड़ा सा रुख उसकी चेंज करने की कोशिश करी है। मेक इन इंडिया का जो उनका नारा है वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है, मगर एक राह तो पकड़ी कंट्री ने कि हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। पहले कांग्रेस के टाइम पे तो आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं होती सुमित जी, सब टोटल पूरा सिस्टम ही बेच खाए थे ये लोग। तो सर अब वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट चाह रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट नाम लफ्ज यूज कर लिया। जो कांग्रेस के जो पार्टी है या उनकी ऑपोजिशन जितनी भी है, वो चाह रहे हैं कि पहले तरीके से खाने पीने का उनका सिलसिला चलता रहे। तो अच्छा है, तो इसलिए मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी तरीके से हटाया जाए, चाहे आर्जनी करके या उनको बदनाम करके या यहाँ पे देश में बंटवारा करके या लोगों को आपस में लड़ा के, कुछ भी करना है पहले तो इस आदमी को यहाँ से हटाया जाए। सर, अभी आपने जो सारे खुलासे करे हैं बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि चाइना की बाट लगी पड़ी है, यहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो रही हैं हर रोज की हर रोज, और भारत की मार्केट की तरफ इन्होंने मूव किया हुआ है, और मोदी जी इन्हें एंटर नहीं करने दे रहे। लेकिन जो सारा हमने बात करी अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिका में गए, चाइना में गए, वहां पे जो कुछ गंद डाल के आए हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो रावलपिंडी है यानी कि पाकिस्तान, वहां पर भी भंगाड़े डाले गए हैं जो कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हुआ है। और जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स हैं और आईएसआई का जो चीफ है, इनकी मीटिंग हुई है और वहां पर सेलिब्रेशन हुई है जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर दी गई। आपको नहीं लगता कि ये सारा कुछ जो है
जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इन सब ने मिलकर एक खेल रचा है और एक खिचड़ी पकाई। खिचड़ी पकाने के बाद वहां पर रायता फैला दिया। कहीं ना कहीं आईएसआई का भी हाथ लगता है बीच में सर। सुमित जी, पिछले 10-12 साल से ये देखा गया है कि पाकिस्तान पे जो है चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पे धीरे धीरे कम हुआ है। और चाइना ने अमेरिका पाकिस्तानी के जो आर्मी जनरल्स हैं या उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पे बहुत सारा पैसा भी दिया कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए। और जब एंथनी ब्लिंकन और चाइना में प्रेसिडेंट जी के साथ जब मीटिंग हुई थी बीजिंग के अंदर कुछ टाइम पहले, उसके अंदर अमेरिका ने इस चीज का माना, एग्री करा था कि आज की डेट में चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे। तो उन्होंने उनसे बोला था कि आप अपना ऑफिस इस्तेमाल करके, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आर्मी, चाइना के पाकिस्तानी जो आर्मी जनरल्स के थ्रू जो उनके आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी संगठन है जो आतंकवादी की ट्रेनिंग देते हैं, उनका जो थिंक टैंक है, उस पे दबाव डाल के बांग्लादेश के अंदर गड़बड़ी फैलवाई है। और उसके पीछे हो सकता है फाइनेंसिंग भी अमेरिका और चाइना ने दोनों मिलकर करी हो। तो पाकिस्तान का जो सेलिब्रेशन हुई है वो इसी हिसाब से हुई है कि बांग्लादेश में जो गड़बड़ी फैलाई गई है उसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट जो गिरी है, तो उसको उसमें वो कामयाब हो गए। इसीलिए वो आपस में बैठ के आईएसआई ने और पाकिस्तान आर्मी ने या जो उनके आतंकवादी संगठन के लोग जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने मिलकर बैठ के वहां कल भंगड़े डाले हैं और मीटिंग करी है रावलपिंडी के अंदर। और एक चीज और भी है ना सुमित जी, देखिए ये जो ये तो दुनिया को दिखाने के दांत है ना अमेरिका के चाइना के कि भाई हम तो आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर असल में कुछ और है। वो तो आतंकवादी अपने देश में नहीं चाहते हैं ना, बाकी दूसरे देश में भेजने में उनको परहेज थोड़ी है कोई। तो ये कुछ उसी तरीके से काम हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो तिकड़ी है, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, इन सबने मिलकर जैसे एक गवर्नमेंट को घेरा है बांग्लादेश में। अब ये दस्तक भारत में देने वाले हैं। इन्होंने इकट्ठे मिलकर एक खिचड़ी पकाई है। खिचड़ी पकाने के बाद ये जो मीटिंग्स हुई हैं एंथनी ब्लिंकन की चाइना में जाकर कि भैया आप पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस कीजिए, उसकी आर्मी और आईएसआई को यूज कीजिए। और बांग्लादेश में एक विनिंग गवर्नमेंट, एक जीती हुई गवर्नमेंट जो चुनकर आई है, उसे गिरा दीजिए। और वो सफल भी हो गए हैं। अब इनके दांतों को खून लग गया है। डर इस बात का है कि क्या ये अब भारत में ये काम करेंगे। लिब्रांडो ऑलरेडी सतर्क हो गए हैं। इसलिए जो मोदी गवर्नमेंट है, उनकी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं आपस में। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मोदी जी की, अमित शाह, डोभाल, जो है हमारे एनएसए, इवन की जयशंकर जी, ये सब ने मिलकर मीटिंग करी है। हमारे जो राफेल्स हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। वहां पर अब राफेल को खड़ा कर दिया है ताकि वहां से कोई भी गड़बड़ी हमारी तरफ ना की जाए। क्योंकि जो कुछ इन्होंने हमास ने इजराइल के साथ किया है, उसी की आशंका है कि भारत के ऊपर भी बांग्लादेशियों की तरफ से ये काम किया जाएगा पाकिस्तान के कहने पर, ताकि हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अगर हम लोग एक्टिवेट होते हैं तो पाकिस्तान हमारे यहाँ पर गड़बड़ी कराने की पूरी कोशिश करेगा हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो यानी कि अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये बहुत ही एक गंदी गेम खेली है अमेरिका ने चाइना के साथ मिलकर और पाकिस्तान को यूज किया है। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। अगर हमें इन चार चीजों का पता लगा है तो मोदी जी को ऑलरेडी खबर है इस चीजों की, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। बॉर्डर के ऊपर हमारी आर्मी को ऑलरेडी सतर्क कर दिया है। लेकिन लिब्रांडो भी पूरी तेजी से सतर्क हो चुके हैं। गवर्नमेंट को घेरने के लिए उन्होंने नैरेटिव्स को बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो 30 करोड़ जिहादी रहते हैं भारत में, उनको बोलना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश जीत गया है, आप भी इस देश में जीत हासिल कर लीजिए, यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। यानी कि उन्होंने इस चीज को सही बताया है कि आप आग लगा दीजिए, कंट्री को टेक ओवर कर लीजिए, प्रधानमंत्री का कत्ल कर दीजिए या भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। जो इनकी गंदी हिस्ट्री रही है 1400 सालों की, इन्होंने अब इनको उकसाना शुरू कर दिया है। क्या ये उकसाए जाएंगे, इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स एज थिंग्स कम अप इन फ्रंट ऑफ अस। ये सेंसेशनल चीज जो अभी हमारे हाथ में लगी, उसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी था। तो ये डॉट्स जोड़कर जब देखते हैं तो पिक्चर सामने आती है। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।